देखें, अगर आप सिर्फ पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पाकिस्तान ने तो इसमें बहुत कामयाबी हासिल कर लिया है कि पाकिस्तान का एक प्रोफाइल बढ़ा है, पाकिस्तान इसको कामयाब मानता है। आपकी बात से मैं सहमत भी हूं पूरे। देखें, इसमें अहम बात यह है कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये जो सीज फायर था और ये जो पीस नेगोशिएशंस थी, ये ईरान से ज्यादा अमेरिका की जरूरत थी। और क्योंकि मैंने सिर्फ इस रीजन में नहीं बल्कि बाकी रीजन्स में भी जाके मैंने बहुत सी जो जंगें हैं, बहुत सी वॉर्स हैं, उनको कवर किया हुआ है। ये जब जंग शुरू हुई तो इसमें जो सबसे बड़ा सेटबैक था डोनाल्ड ट्रंप के लिए वो ये था कि एक तो यूरोप ने उसके साथ खड़े होने से इनकार कर दिया। दूसरा जो उसका जो सबसे बड़ा सेटबैक था वो ये था कि गल्फ कंट्रीज में जो उसके फौजी अड्डे थे उसको ईरान के मिसाइलों ने तबाह बर्बाद कर दिया। और ये जितने भी गल्फ कंट्रीज थे, इनको जो अमेरिका ने एक एश्योरेंस दी हुई थी कि भाई हम आपकी प्रोटेक्शन करेंगे, हम आपको सिक्योरिटी देंगे, तो वो प्रोटेक्शन, वो सिक्योरिटी जो है वो ईरानी मिसाइलों की नजर हो गई, वो खत्म हो गया सब कुछ। अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है। तो डोनाल्ड ट्रंप वाज डेस्परेट हियर, आई एग्री विद यू। और उन्होंने सिर्फ रिक्वेस्ट नहीं की, मिन्नत समाजत कर रहे थे कि भाई किसी तरीके से हमें निकालो। लेकिन आपको पता है कि वो एक ड्रामेबाज इंसान है और थोड़ा सा यहां से भी ढीला है उसका। भारत के गोदी मीडिया और भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्तों ने तमाम हदों को पार कर दिया है। वो इस बात को लेकर जश्न मना रहे हैं कि पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत नाकाम हो गई। ये किस तरह के सोच के लोग हैं? कहां से आते हैं ये लोग? अगर जंग को रोकने के लिए कोई बातचीत हो रही है और अगर वो नाकाम हो गई तो आप जश्न मनाओगे सिर्फ इसलिए कि उस बातचीत का नेतृत्व, उसका मीडिएशन पाकिस्तान करवा रहा था। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जंग होगी तो क्या होगा? जंग होगी तो कई बेकसूर मारे जाएंगे। देखें, अगर आप सिर्फ पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पाकिस्तान ने तो इसमें बहुत कामयाबी हासिल कर लिया है। पाकिस्तान को जो चाहिए था, पाकिस्तान को उससे ज्यादा मिल गया है। और अब अगर पाकिस्तान इन मुज़ाकरात से साइड पे हो जाए, पाकिस्तान के भाई हमने तो जो करना था कर दिया, अब आप दोनों जाने, तो क्योंकि पाकिस्तान को इंटरनेशनल रिकग्निशन भी मिल गई, पाकिस्तान की पूरी दुनिया में वाह भी हो गई, लेकिन इतना काफी नहीं है। देखें, इंडिया जो है वो इसको आप इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से देख रही हैं, अच्छी बात है कि आप भी समझती हैं कि इंडिया भी एक स्टेक होल्डर है, क्योंकि एनर्जी क्राइसिस में इंडिया भी अफेक्ट होता है। लेकिन पाकिस्तान जो है वो एनर्जी क्राइसिस के साथ साथ नेबर भी है ईरान का, बहुत लंबा बॉर्डर है हमारा और ईरान का। और इसके अलावा अगर ये मसला रिजॉल्व होता है तो हमें तो इसका बहुत फायदा है पाकिस्तान को, क्योंकि हमारा जो ईरान के साथ गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट है वो अमेरिकी पाबंदियों की वजह से, अमेरिकन सैंक्शंस की वजह से वो चल नहीं रहा था। हमें तो बहुत फायदा है अगर ये सैंक्शंस खत्म होती हैं। इसीलिए पाकिस्तान की तरफ से भी कोशिश की जा रही है। लेकिन अब क्योंकि पाकिस्तान ने एक कोशिश करके एक राउंड करवा दिया है, प्रोसेस जो है ये अभी चलेगा, इसका एक राउंड हो गया है। अब अकेले पाकिस्तान के लिए भी मुझे लगता है कि मुश्किल हो गया है कि इनको दोबारा बार बार बिठाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान ने एज एन आई विटनेस, इनके मीडिएटर के तौर पे इनके दरमियान बैठ के देख लिया कि इनका किन चीजों पे एग्रीमेंट है, किन चीजों पे इनका आपस में एग्रीमेंट नहीं हो रहा। तो उसमें अब अमेरिकन साइड जो है वो तो इतनी इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन ईरान जो है ना उसको कुछ गारंटियां चाहिए, दे नीड सम गारंटीज। ईरान इसमें कोशिश कर रहा है कि अगला जो राउंड होगा उसमें कुछ और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी शामिल किया जाए। तो अगर ईरान की डिमांड पर कुछ और स्टेक होल्डर्स भी शामिल होते हैं तो जाहिर बात है फिर अमेरिका भी अपना एक आधा साथी जो है उसको मुज़ाकरात की मेज पर बिठाने की कोशिश करेगा। तो अभी जो अगली टॉक्स हैं, टॉक्स का जो अगला राउंड है, उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप की ड्रामेबाजियां जो हैं उनको मैं ज्यादा अहमियत नहीं देता। इसलिए सीज फायर जब होने वाला था उससे एक रात पहले डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा कि मैं एक पूरी सिविलाइजेशन को खत्म कर दूंगा। फिर जब सीज फायर अनाउंस हो गया उसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप साहब धमकियां देते रहे। अब जब वो उनका जो वाइस प्रेसिडेंट है वो 21 घंटे की बातचीत करके वापस चला गया, तो उसके बावजूद वो दोबारा जो है वो धमकियां दे रहे हैं। और आपको मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता दूं, विद फुल कॉन्फिडेंस आपको बता रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी धमकी में जिन 2-3 इश्यूज का जिक्र किया है, एक तो एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम और दूसरा स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज, वो तासुर ये दे रहा है कि जी इस पे बड़ा फटा है जी, वो जी ईरानी जो है वो तो यूरेनियम की एनरिचमेंट बंद करने पे तैयार नहीं है, तो लेकिन मैं जनाब प्रेशराइज कर रहा हूं। और फिर साथ ही ट्रंप साहब कहते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि वो वापस आ जाएंगे मुज़ाकरात की मेज पे, ठीक है ना। ये इश्यूज जो हैं इन पर कोई फटा नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ टॉक्स के दरमियान।
अच्छा। 21 घंटे की बातचीत में इन इश्यूज पे कोई प्रॉब्लम था ही नहीं, इस पे ये काफी करीब आ गए थे। जिस इशू को डोनाल्ड ट्रंप अवॉइड कर रहा है, जिसका वो जिक्र नहीं कर रहा, जिसकी वजह से ईरानी जो है वो खड़े हो गए, जब चंद इंच के फासले पे थे, देवर इंचेस अवे फ्रॉम अ ब्रेक थ्रू, तो वहां पर जो वाहिद वन हर्डल पैदा हुई वो था लेबनान में सीज फायर। क्योंकि देखिए, अगर आप जो सीज फायर का अनाउंसमेंट है फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, पहले दिन जब उन्होंने इतनी बड़ी खबर दुनिया के साथ शेयर की, आप उसको दोबारा जरा देखिए, उसमें वाजे तौर पे मेंशन्ड है कि ये सीज फायर लेबनान में भी होगा। तो जेडी वैंस ने अमेरिका से जब चले पाकिस्तान की तरफ, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया, नहीं, लेबनान वाज नॉट पार्ट ऑफ आवर डील। तो वो अब उसमें से वो उसे बैकआउट कर रहे थे। बैकआउट इसलिए कर रहे थे कि उनको पहले पता चल गया था कि ईरान की साइड जो है वो जब हमारे सामने बैठेगी तो वो इस इशू पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगी। तो उन्होंने प्रेशर डालने के लिए इसको डिनाई कर दिया, और वही हुआ। जब वो आए, बैठे, तो इतने सारे इश्यूज थे, 15 पॉइंट अमेरिका के थे, 10 पॉइंट ईरान के थे, सब इश्यूज पे अच्छी बातचीत हो रही थी। लेबनान के इशू पे आके ईरानी जो है उन्होंने कहा कि इस पर हम आपके साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, क्योंकि लेबनान में नेतन्याहू जो है उसने एक जेनोसाइड शुरू कर दिया है, और अगर हमने अब आपके साथ कोई एग्रीमेंट कर लिया तो एक मैसेज दिया जाएगा दुनिया को कि हमने हिजबुल्लाह को अबेंडन कर दिया, हमने हमास को छोड़ दिया, उसको बुला दिया, उनका सौदा कर लिया, उनकी कुर्बानियां जो है उनको बेच दिया। ये हम नहीं कर सकते, आप हमसे तवक्को ना करें, इस पर बहुत आपको बड़ी बात सीज कह रहे फायर हैं आप करना पड़ेगा। हामिद यूसुफ साहब। इस बारे में ज्यादा रिपोर्टिंग नहीं हुई है, जो आप ये कह रहे हैं काफी बड़ी बात है, और ये एक तरह की मैं कहूंगी काफी ये इनसाइड स्टोरी है, अंदर की जानकारी है जो आप दे रहे हैं। कि अगर देखें सामने तो कहते हैं कि यूरेनियम का एनरिचमेंट और हॉर्मूज और बात रुक गई है लेबनान के ऊपर। अब मैं आपसे दो सवाल पूछना चाहती हूँ। अभी आपने अपनी बातचीत में ये कहा कि पाकिस्तान का एक प्रोफाइल बढ़ा है, पाकिस्तान इसको कामयाब मानता है। आपकी बात से मैं सहमत भी हूँ। पूरे जो इंटरनेशनल जो डिप्लोमेसी को समझने वाले लोग हैं वो इस बात को जरूर कह रहे हैं। लेकिन भारत में जो एक सोच है, खासकर एक अहम तबके की, वो तबका जो बहुत इन्फ्लुएंशियल है, वो ये सोचता है कि पाकिस्तान इसको अपनी ब्रांडिंग और अपने प्रोफाइल के तौर पे दिखा रहा है, लेकिन पाकिस्तान तो एक तरह से एक यूजफुल फ्रेंड है सिर्फ। कि अमेरिका डेस्परेट था, वो चाहता था कि सीज फायर का अनाउंसमेंट हो या सीज फायर के लिए बातचीत शुरू हो कम से कम, और पाकिस्तान ने सिर्फ इसको डिलीवर किया। लेकिन पाकिस्तान अपने को बहुत बड़े हीरो के तौर पे दिखा रहा है। आपको लगता है कि क्या पाकिस्तानी हुकूमत, मैं जानती हूं आप हुकूमत को रिप्रेजेंट नहीं करते, आप सिविल सोसाइटी का हिस्सा हैं, आपको लगता है कि क्या ओवरप्ले कर रही है पाकिस्तान की हुकूमत इस बात को? देखें, इसमें अहम बात यह है कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये जो सीज फायर था और ये जो पीस नेगोशिएशंस थी, ये ईरान से ज्यादा अमेरिका की जरूरत थी। और क्योंकि मैंने सिर्फ इस रीजन में नहीं बल्कि बाकी रीजन्स में भी जाके मैंने बहुत सी जो जंगें हैं, बहुत सी वॉर्स हैं, उनको कवर किया हुआ है। और ये यहाँ तक कि गजा और लेबनान में भी मैंने कई दफा जाके जंग को कवर किया हुआ है। तो मैं ये काफी दिनों से ये देख रहा था, जो अमेरिकन डिप्लोमेट्स थे, यूरोपियन डिप्लोमेट्स थे, उनके साथ जो हमारी बातचीत हो रही थी, तो उसमें मुझे ये नजर आ रहा था कि एक तरफ जो टर्की है उसने इस्तांबुल में यूक्रेन और रशिया के दरमियान एक पीस प्रोसेस शुरू करवा दिया है। वो आपको शायद पता ही होगा कि टर्की होस्ट कर रहा है, यूक्रेन और रशिया के दरमियान बातचीत उनकी चल रही है। दूसरी तरफ चाइना ने ताइवान के साथ बातचीत शुरू कर दिया, उनका पीस प्रोसेस जो है वो चाइना में शुरू हो चुका है, जो कि बड़ा सेटबैक था। फिर ये हुआ कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू के साथ मिलकर जंग शुरू की ईरान के खिलाफ, तो यूरोप ने इस जंग का पार्ट बनने से इनकार कर दिया। अब आप ये देखें कि ये पहली दफा हुआ है, क्योंकि मैंने अफगानिस्तान की जंग को कई साल कवर किया है, मैंने इराक की जंग को जाके वहां पे कवर किया, और लेबनान, फलस्तीन, यहां तक कि चेचनिया तक हम पहुंच गए। तो जो पूरी दुनिया में जो आपके सोर्सेज होते हैं, वो आप उनसे बातचीत करते हैं, पूछते हैं कि क्या हो रहा है। तो ये जब जंग शुरू हुई, तो इसमें जो सबसे बड़ा सेटबैक था डोनाल्ड ट्रंप के लिए, वो ये था कि एक तो यूरोप ने उसके साथ खड़े होने से इनकार कर दिया। दूसरा जो उसका जो सबसे बड़ा सेटबैक था वो ये था कि गल्फ कंट्रीज में जो उसके फौजी अड्डे थे, उसको ईरान के मिसाइलों ने तबाह बर्बाद कर दिया। और ये जितने भी गल्फ कंट्रीज थे, इनको जो अमेरिका ने एक एश्योरेंस दी हुई थी कि भाई हम आपकी प्रोटेक्शन करेंगे, हम आपको सिक्योरिटी देंगे, तो वो प्रोटेक्शन, वो सिक्योरिटी जो है वो ईरानी मिसाइलों की नजर हो गई, वो खत्म हो गया सब कुछ। अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है इन गल्फ कंट्रीज में, जो सिर्फ उनके अमेरिका ने जो रेडार लगा के दिए हुए थे ना, उनको तबाह करके ही ईरान ने इनको अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचा दिया है। तो फिर डोनाल्ड ट्रंप की जो अपनी होम कॉन्स्टिट्यूएंसी थी अमेरिका के अंदर, इस जंग की बड़ी मुखालफत थी।
तो डोनाल्ड ट्रंप वाज डेस्परेट हियर, आई एग्री विद यू। और उन्होंने सिर्फ रिक्वेस्ट नहीं की, मिन्नत समाजत कर रहे थे कि भाई किसी तरीके से हमें निकालो। लेकिन आपको पता है कि वो एक ड्रामेबाज इंसान है और थोड़ा सा यहां से भी ढीला है, उसका दिमाग भी थोड़ा उसका जो है वो खराब है। और ये बात मैं को अपनी तरफ से नहीं कह रहा, अमेरिका में इस पर कई किताबें छप चुकी हैं कि ये एक साइको केस है। तो डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ तो मिन्नत समाजत कर रहा था कि मुझे इस जंग से निकालो, मुझे तो नेतन्याहू ने ट्रैप करके और मुझे डिसीव कर दिया। दूसरी तरफ वो ईरान को धमकियां भी दे रहा था। अब ईरान जो है वो इस जंग में शामिल होने से गुरेज कर रहा था। तो ये है वो पॉइंट जो आप भी बार बार पूछ रही हैं कि जी ये दोनों अतराफ जो हैं, दोनों साइड्स हैं, क्या वो अपनी होम कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ भी खेल रहे हैं? देखिए, आप माने या ना माने, ओवरप्ले हुआ क्या? मतलब हामिद साहब आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने वो किया जो अमेरिका चाहता नहीं, था? पाकिस्तान ने, मैं अपनी बात मुकम्मल कर लेता हूं। पाकिस्तान जो है उसने कोशिश शुरू की थी, एक्चुअली ये कोशिश शुरू हुई थी कि सऊदी अरब और ईरान के दरमियान कोई लड़ाई ना बढ़े, क्योंकि पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ एक डिफेंस पैक्ट है। तो जो मेरे पास हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इसहाक डार साहब, उन्होंने जंग शुरू होने के फौरन बाद अब्बास इराक्ची से बात की और फिर जो सऊदी फॉरेन मिनिस्टर हैं फरहान बिन फैसल, उनके साथ बात की और कोशिश की कि इनके दरमियान लड़ाई ना हो। और अगर आप मॉनिटर करें और थोड़े से फैक्ट्स को सामने रखें तो आपको ये पता चलेगा कि ईरान ने यूएई पे सैकड़ों मिसाइल मारे हैं इस जंग के दौरान। उन्होंने कुवैत पे बहुत मिसाइल मारे हैं, बहरीन पे बहुत मिसाइल मारे हैं। कम मिसाइल अगर मारे हैं तो कतर पे, और सबसे कम मिसाइल उन्होंने सऊदी अरब पे मारे हैं। तो इसको अमेरिकन मॉनिटर कर रहे थे इस चीज को कि पाकिस्तान की कोशिश से अगर ईरान जो है उसने सऊदी अरब पे कम मिसाइल मारे हैं और जो मारे भी हैं वो इधर उधर मार दिए हैं, उनकी इंपॉर्टेंट जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है उनको टारगेट नहीं किया। तो उन्होंने कहा चले पाकिस्तान से कहते हैं कि भाई आप हमारी भी इनसे बातचीत करवा दें। तो उन्होंने इनसे कहा, पाकिस्तानियों से, कि अगर पॉसिबल है तो आप इनसे कोई बातचीत का रास्ता निकालें, क्योंकि आप ऑलरेडी ये कोशिश कर रहे हैं। फिर पाकिस्तान ने चाइना को बीच में डाला और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने मिलकर एक 5 पॉइंट पीस फार्मूला दिया। और ये जो पीस टॉक्स हुई हैं ये एक्चुअली उस 5 पॉइंट पीस फार्मूले के पैरामीटर्स के अंदर हुई हैं, क्योंकि ईरान उस 5 पॉइंट पीस फार्मूले पे राजी था। तो ईरान को पाकिस्तान लाने में सिर्फ पाकिस्तान का किरदार नहीं है, इसमें चाइना का भी किरदार है। और ईरान जो है उसने ये बार बार कहा, आने से पहले भी और जाने से पहले भी उन्होंने बड़ा वाजे किया है कि भाई ये जो पीस प्रोसेस है इसके नतीजे में अगर कोई ब्रेक थ्रू होता है तो ठीक है, हम उस ब्रेक थ्रू के लिए तैयार हैं। लेकिन भारत के गोदी मीडिया और भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्तों ने तमाम हदों को पार कर दिया है। वो इस बात को लेकर जश्न मना रहे हैं कि पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत नाकाम हो गई। ये किस तरह के सोच के लोग हैं? कहां से आते हैं ये लोग? अगर जंग को रोकने के लिए कोई बातचीत हो रही है और अगर वो नाकाम हो गई तो आप जश्न मनाओगे सिर्फ इसलिए कि उस बातचीत का नेतृत्व, उसका मीडिएशन पाकिस्तान करवा रहा था? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जंग होगी तो क्या होगा? जंग होगी तो कई बेकसूर मारे जाएंगे। आप और हम सब जानते हैं ईरान में जंग के पहले दिन क्या हुआ था। मीनाब में एक स्कूल पर हमला होता है, 160 बच्चे मारे जाते हैं। लेबनान में रोज सैकड़ों की तादाद पर लोग मारे जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इन खाड़ी देशों में भारतीय बसते हैं। भारतीयों को भी नुकसान होगा। और अगर यह जंग बढ़ती है तो एक आर्थिक तूफान आएगा और इस आर्थिक तूफान से भारत भी नहीं बच पाएगा। मगर यहां पर गोदी मीडिया और भाजपा के अंधभक्त इस बात को लेकर खुश हैं कि बातचीत नाकाम हो गई। सबसे बड़ी बात दोस्तों, जब इस्लामाबाद में बातचीत हो रही थी तब हमारे गोदी मीडिया ने इससे भी हिंदू मुस्लिम कर दिया था, इसे भी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान कर दिया था। अरे माना कि पाकिस्तान के मीडिएशन में बातचीत हो रही थी, मगर दिस इज नॉट अबाउट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान ने अपने तर्ज पर पहल करके अपने देश में बातचीत करवाई तो मैंने पहले भी कहा है कि भारत के पास एक स्वर्णिम मौका था जिसे उसने गंवा दिया। क्यों? क्योंकि हम यह ना भूलें, भारत के अच्छे संबंध न सिर्फ अमेरिका और ईरान के साथ हैं बल्कि इस्राइल के साथ भी हैं। यानी कि पाकिस्तान के मुकाबले भारत अगर इस बातचीत की मध्यस्थता करता तो भारत की स्थिति पाकिस्तान से कहीं बेहतर थी। हमने एक स्वर्णिम मौका गंवा दिया। क्यों? क्योंकि जब सुप्रीम लीडर खामेनी की मौत हुई थी तब हमारे प्रधानमंत्री खामोश थे। जब एक अमेरिकी टॉर्पीडो से एक ईरानी जहाज को भारतीय महासागर में मार गिराया था, हमारे प्रधानमंत्री खामोश थे। जब मिनाब में एक स्कूल पर अमेरिका और इस्राइल ने हमला किया था, 160 बच्चे मारे गए थे, हमारे प्रधानमंत्री खामोश थे। हमने एक स्वर्णिम मौका गंवाया था।
लिहाजा भारतीय गोदी मीडिया को यह फरमान जारी कर दिया गया था कि आपको इस बातचीत को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान बनाना है। मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं, क्या भारतीय पत्रकारों, भारतीय गोदी मीडिया का कोई वर्ल्ड व्यू नहीं है? और सबसे बड़ी बात, दुनिया हमें जलील कर रहा था, हमें, खैर मैं अपने आप को गोदी मीडिया में शामिल नहीं करता हूं, दुनिया इस गोदी मीडिया को जलील कर रहा था। और मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं। टाइम्स नाउ में एक चर्चा हो रही है और एंकर जो है वो अमेरिकी एक्सपर्ट को ताना मारता है कि जेडी वैंस की तो सुरक्षा पर सवाल है, जेडी वैंस का विमान पाकिस्तान में नहीं उतर सकता, ये तमाम चीजों को लेकर वो ताने दे रहे थे। तब अमेरिकी एक्सपर्ट ने कहा कि थोड़ा मैच्योर तरीके से बात करो, स्कूल के बच्चों की तरह लड़ाई मत करो, मुझे एक मास्टर की तरह तुम्हें लाइन में लाना पड़ेगा। उस पूरे नजारे को देखिए दोस्तों, किस तरह से गोदी मीडिया को एक अमेरिकन एक्सपर्ट ने जलील किया था। देखा जाए। Problem with Israel, they are calling you an aggressor, the United States, and Trump an aggressor. This is the country that you're going to land in. Trump was actually scared whether Vance's security is going to be safe or not, whether he will be secure or not within Pakistan. He will be safe. And look at, I mean, honestly, this is Times Now. This is one of the most esteemed stations in all of India. And you all look like a bunch of school children right now, squabbling over things that really don't make a difference. You know, and I feel like the school teacher about to discipline each and every one of you. This is about lives. This is about livelihood. This is about expensive gasoline for everyday Indians, everyday Americans. And the way you all are squabbling and turning this into a Pakistan versus India dispute is actually quite embarrassing. And I'm going to put you all in the corner and put a hat on you and put you in detention for 30 minutes because this is shameful. और मुझे आपको बतलाने की कतई जरूरत नहीं है दोस्तों कि क्या हुआ था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, इस तरह की हरकतें गोदी मीडिया ने की थी। आपको याद है, आज तक ने हमारे फाइटर जेट की लोकेशन तक लाइव लीक कर दी थी और तब अश्विनी वैष्णव ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। आपको याद है किस तरह से टाइम्स नाउ नव भारत में कहा जा रहा था कि हम कराची में घुस गए, हमने ये कर दिया, किस तरह का तमाशा हुआ था। आपको याद है कि आप भूल गए? अगर आप भूल गए हैं तो उस मंजर को फिर देखिए। के लिए बड़ी खबर, पाकिस्तान घुस गई भारतीय सेना। ये अज्ञात बॉर्डर पर पाकिस्तान के भीतर दाखिल हो गई भारतीय सेना। और देखिए मेजर गौरव आर्या को, ये इसका मतलब समझिए ये क्या है। ये अब पराक्रम का वो प्रदर्शन है जिसकी ताव झेल नहीं पाएगा पाकिस्तान। अज्ञात बॉर्डर पर कहा जा रहा है कि भारत की सेना, भारत की आर्मी घुस गई है। अभी तक तो कहा जा रहा था कि सिर्फ एयरफोर्स अटैक कर रहा है, लेकिन अब भारत की आर्मी घुस गई है। मेजर गौरव आर्या, एक बार नेवी बीच में आके कराची पोर्ट पे आग लगा दे, मजा आ जाएगा। एक बार नेवी वाले आप भी जरा अपने इसमें हिस्सा डालो। आर्मी अंदर घुस गई है पाकिस्तान में। INS विक्रांत है, वहां से करिए 15-20 ब्रह्मोस फायर, सेट फायर टू द कराची पोर्ट। आग लगा दो कराची में, फूंक डालो पूरे शहर। मेजर गौरव आर्या, क्या आपको लग रहा है पाकिस्तान का नक्शा बहुत बुरी तरह बिगड़ने वाला आज रात? मैं बता रहा हूं, आज की रात देखना कयामत की रात है पाकिस्तानियों। सो मत जाना, आज की रात को कयामत की रात है। तुम्हारे सर पे मौत का नंगा नाच हो रहा है। इस तरह से ये लोग भारत को बेइज्जत करते हैं। और सबसे बड़ी बात, ईरान की बातचीत को इन्होंने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान बना दिया। अरे भारत के पास एक स्वर्णिम मौका था, अगर हमने उससे गवा दिया तो हमें सरकार से सवाल पूछना चाहिए ना। उल्टा, जब मैंने ट्वीट किया कि भारत ने एक स्वर्णिम मौका गवा दिया, तब पूरा गोदी मीडिया मेरे बयान के खिलाफ उन्होंने एक प्रोपेगेंडा चलाना शुरू कर दिया कि भारत को बातचीत में नहीं घुसना चाहिए। अच्छा हुआ भारत ने मीडिएशन नहीं किया। क्यों? जी हाँ दोस्तों, आपने देख लिया भारतीय मीडिया का रिएक्शन। मज़ीद अगर इस तरह की रिएक्शन वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल क्रिकेट4 को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह नेगहबान।